जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग के चेयरमैन राजेश लिलोटिया ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। एमसीडी में वार्डों के हुए परमिशन की खामियों और एक विशेष वर्ग की अनदेखी को उजागर करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग के चेयरमैन राजेश लिलोटिया ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन में कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान, प्रदेश उपाध्यक्ष अली मेहंदी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस एससी विभाग के चेयरमैन संजीव नीरज और अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन वाहिद कुरैशी भी मौजूद रहे। आज फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है और हम सब लोगों के सामने आज फिर दोबारा से देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो सरकारी एजेंसीज हैं उनको कठपुतली बनाकर जो संविधान है उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक हमारी ताकत है उसको कमजोर करने का काम कर रही है। उसी तरीके से जो परिसीमन समिति है, नगर निगम वार्ड का जो अभी परिसीमन किया, उसको भी आज उन्होंने कठपुतली बना के पूरे अपने कंट्रोल में करके जिस तरीके से उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को टारगेट किया जहां पर दलित जनसंख्या ज्यादा थी, माइनॉरिटी के लोग ज्यादा रहते थे और उनको मालूम है कि दलित और माइनॉरिटी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से तालमेल नहीं रखते हैं, उनके विरोध में है, क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा रहता है कि धर्म की राजनीति करके लोगों को बांटना। और ये चीज क्योंकि वो बेनकाब हो गए तो वहां पर उन्होंने कंसंट्रेट किया और बहुत साजिश कर एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को टारगेट किया। जैसे अभी सलमान खुर्शीद साहब बता रहे थे आप लोगों को कि एक मापदंड था कि 65,000 की एक जनसंख्या के ऊपर एक वार्ड बनना चाहिए। कुछ जहां पर दलित जनसंख्या ज्यादा थी और माइनॉरिटी ज्यादा था और जहां से भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत नहीं पाते थे, तो उन्होंने उस वाले वार्ड को क्या किया कि वहां पर और ऐड करके वहां पर उसकी जनसंख्या कर दी 80,000। 80,000 करने से क्या मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेशन है संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो उतनी सीटें आरक्षित हैं, वहां पर वो सीट देनी पड़ेगी उनको, लेकिन उनको एक कोने में घुसा दिया कि आप वहां पे बैठिए, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन आपका प्रभाव और कॉन्स्टिट्यूंसीज पे नहीं पड़ेगा कि आप और कॉन्स्टिट्यूंसीज को इन्फ्लुएंस कर सकें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो उसके लिए उन्होंने दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे आइडेंटिफाई की जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा हैं, उनके जो समर्थक ज्यादा हैं, उसकी उन कॉन्स्टिट्यूंसीज की जनसंख्या आपने 35,000 कर दी, तो ताकि वो वहां पर उनका जो डिवीजन ऑफ वोट है वो ना हो। तो ये एक बहुत सोचे समझी साजिश के तहत किया। और दूसरा एक हमारा आरोप ये भी है, क्या आपने जो हमारी 46 कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व थी उसको जो 42 बनाया है, आपका मतलब ये है कि जो एससी एसटी पॉपुलेशन है वो दिल्ली के अंदर कम हो गई है। अभी सेंसस तो सिर्फ 2011 में हुआ था, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ। इसका मतलब जो आवाज मजबूत तरीके से निगम में जाकर, सदन में जाकर अपने लोगों की आवाज उठा सकते थे, वहां के रिप्रेजेंटेटिव जीत के जनप्रतिनिधि, उस आवाज को ही बंद करने का, उसका गला काटने का, उसकी जुबान काटने का काम इसके माध्यम से, जो परिसीमन है उसके माध्यम से किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि एट्रॉसिटीज दिल्ली के अंदर डबल हो गई हैं। दलितों की आवाज उठाने के लिए जो अभी बक्करवाला में नजफगढ़ जोन के अंदर 2 हमारे सफाई कर्मचारी थे जो सीवर में गए, जहरीली गैस की वजह से उनकी मौत हो गई। केजरीवाल ने तो घोषणा की थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति
जिसका सैनिटेशन वर्कर होगा, अगर सीवर में जाके उसकी डेथ हो जाएगी तो उसको 1 करोड़ रुपए का हम मुआवजा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी मौतें पिछली कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 1 साल में। कितने लोगों को 1 करोड़ का मुआवजा मिला? और अब ये तो हाल का ही एक किस्सा है, जो अभी यहाँ पर बक्करवाला के अंदर मौत हुई, उसके घर पर आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचे तक के नहीं है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल बहुत शोर मचा रहे थे जब ये यूनिफिकेशन की बात कर रहे थे, 3 जो निगम थे उसको एक करने की बात कर रहे थे, तब बहुत शोर मचा रहे थे। लेकिन आज जब रिजर्व सीट्स कम हुई हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से भी कि आप जवाब दीजिए दलित समाज के लोगों को कि जब उनकी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कम की जा रही है तो आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरा प्रतिनिधिमंडल परिसीमन समिति के अध्यक्ष के पास मिलने जाता है, अपना विरोध प्रकट करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है कि हम आवाज उठाना चाहते हैं कि हमारे लोगों का गला, हमारा लोगों का रिप्रेजेंटेशन क्यों कम किया जा रहा है, क्यों गला काटा जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आवाज नहीं उठ रही। इसका मतलब जो हम कहते हैं कि आरएसएस आम आदमी पार्टी का और भाजपा का बाप है, ये 2 बच्चे हैं उनके, एक भाजपा और एक आम आदमी पार्टी। तो ए और बी टीम जो है दोनों है, और दोनों की मानसिकता बिल्कुल वही है जो दलित विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है। और ऐसा ही कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसा किया गया है कि जहां पे माइनॉरिटी वोट्स ज्यादा है उसको भी उन्होंने अपने डिवाइड करके उसको ऐसा कर दिया कि जहां पे उनका कंसंट्रेशन, उनका इफेक्ट कम हो जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और अपील करना चाहता हूं अपने लोगों से जो एससी और माइनॉरिटी के हमारे भाई हैं, जो हमारे सामाजिक संगठन है, आप अपना विरोध दर्ज कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो संविधान को कम करके, आरक्षण को खत्म करके, आरक्षण को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसका जीता जाता उदाहरण आज ये भी है कि परिसीमन के अंदर जो हमारी आरक्षित सीटें हैं उसको कम करके, जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्वेशन कम किया, आरक्षण खत्म किया हमारा, हम उसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। आप सभी महानुभाव का स्वागत है। मैं आभारी हूँ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मुझे ये दायित्व सौंपा गया कि मैं आप लोगों से आज इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ चर्चा करूं। और आपसे ये निवेदन है और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावना को पूरी जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये विषय कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये विषय हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था का है। लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो लोकतंत्र का ढांचा होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जो एक व्यक्ति को अपने मत को व्यक्त करने का अवसर मिले और उसको अच्छी से अच्छी व्यवस्था उसको उपलब्ध कराई जाए, ताकि उस मत का जो सही उचित प्रभाव हमारे कलेक्टिव निर्णय पर होता है, हमारे सामूहिक निर्णय पर होता है, उसका प्रभाव देखने को मिल सके और उससे संतुष्ट हर व्यक्ति हो सके कि हमने जहाँ तक संभव था हमने अपनी बात को एक प्रभावशाली रूप में रखा है। और आने वाले समय में जो भी गतिविधियां होंगी और जो भी नीतियां बनेंगी चुनी हुई व्यवस्था में, उससे हम सबका लोकतंत्र में फायदा होगा। इसलिए परसिमन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लोकतांत्रिक व्यवस्था का होता है। और आज यही परसिमन के संदर्भ में मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जो हमारा प्रथम दृष्टि से जो हमारा इस पर हमारी प्रतिक्रिया है, पार्टी की प्रतिक्रिया है, उसको अध्यक्ष महोदय जी ने अपने साथ अपने साथियों को ले जाकर इस प्रस्तुत, जैसे अभी आपको बताया गया, इस बात को जो समिति है, परसिमन समिति है, उसके सामने रखा है।
और हम उम्मीद करते हैं कि उसकी अनदेखी नहीं होगी, उस पर गंभीरता से विचार होगा और हमने जो रखा है उचित मानकर उस पर फिर कार्रवाई होगी, ताकि सबके समक्ष ये देखने को मिले कि जो जनता की भावना है उसका सम्मान जो भी समिति के सदस्यगण हैं, माननीय सदस्यगण हैं, उन्होंने किया है। एक प्रथम दृष्टि से और एक जो बुनियादी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि एक निर्णय लिया गया कि तीन अलग अलग जो हमने ऑपरेशन देखे पिछले कई वर्षों में, उनको इकट्ठा कर दिया जाए, एक जगह कर दिया जाए। मैं नहीं समझता हूं कि वो बहुत दूरअंदेशी की बात थी। दिल्ली का जो नक्शा है वो बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। इन सबको आगे रखकर समय समय पर जो विचार आए थे और समय समय पर जो सुझाव आए थे, उनको देखते हुए दिल्ली को 3 भाग में बांटा गया था। अब उसको फिर इकट्ठा कर दिया, ये एक बड़ा विषय है, लेकिन आज उस विषय पर हम नहीं बहुत ज्यादा बोलना चाहते हैं। आगे आने वाला समय बताएगा कि ये निर्णय कितना अच्छा है, सही है कि नहीं है। लेकिन जब 3 भाग से फिर दिल्ली को इकट्ठा करा गया तो उसमें परसिमन की आवश्यकता पड़ी। हमें ये नहीं समझ में आता है कि परसिमन में जो वार्ड्स थे, नगर निगम के वार्ड्स हैं, उनको 272 से घटाकर 250 करने की आवश्यकता क्यों मानी गई, क्यों समझी गई। अगर दिल्ली व्यापक होती जा रही है तो उसमें वार्ड बढ़ सकते हैं, हमको ऐसा लगता है, या कम से कम उतने ही वार्ड रखे जाते जिन वार्ड्स के साथ हम लोग डेमोक्रेटिक कार्रवाई करते चले आए हैं, उन्हें घटाया क्यों गया, ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि 250 क्यों कर दिया गया। और अगर जो 250 करना था उसका कारण नहीं सामने स्पष्ट किया गया है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये एक कोई रैशनल बेसिस पर नहीं किया गया है, बल्कि किसी और लक्ष्य से 272 को 250 कर दिया गया। तब भी अगर 250 ही करना था तो जहां जहां घटाने का निर्णय लिया था, उन्हीं विधानसभाओं में इस पर विचार करने की आवश्यकता थी। जिन विधानसभाओं में किसी संख्या को घटाया नहीं जा रहा है, निगम पार्षद वार्ड्स की जो संख्या है उसको नहीं घटाया जा रहा है, तो उसमें फेरबदल करने की आवश्यकता क्यों थी। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 वार्ड्स थे और 5 वार्ड ही रहे, तो वहां भी ये स्पष्ट क्यों नहीं किया गया कि इन 5 वार्डों में फेरबदल आखिर क्यों करी गई। हमें कुछ आशंकाएं हैं, हमें कुछ संदेह है, उसको हम बहुत सच्चाई के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या ये फेरबदल और ये परिवर्तन इसलिए तो नहीं किया गया कि इसका प्रभाव जो चुनाव होगा उस पर क्या पड़ता है और उस चुनाव में किसको कितना फायदा मिल सकता है ये फेरबदल करने से, और किसको कितना नुकसान पहुंच सकता है। एक ये प्रश्न है। अगर इसका कोई जवाब नहीं तो फिर ये सही बात लगेगी कि ये जो है इरैशनली किया गया है, किसी और लक्ष्य के लिए से किया गया है, और वो लक्ष्य हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के लिए जो प्रश्न चिन्ह लगाता है, वो प्रश्न चिन्ह हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारे दिल्ली के लिए बहुत अच्छे नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम ये मानते हैं इस देश में, दिल्ली में मानते हैं कि हम हर समाज को जोड़कर एक साथ एक व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हमें इनमें कहीं कोई पक्षपात नहीं करना है जब हम ये तय कर रहे हैं कि क्या व्यवस्था होगी। हम ये भी नहीं मानते, हम ये भी नहीं चाहते कि सब लोगों को एक ही जगह इकट्ठा कर दें। कोई एक विशेष समुदाय का हो
उन सबको एक ही जगह इकट्ठा करते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता, भारतीय एकता का प्रतीक हर वार्ड बने और हर वार्ड में हमें ये कहने को मिल सके कि ये भारतीय परिवार का वार्ड है। इसमें हर धर्म और हर क्षेत्र के जो लोग, हर धर्म और हर सोच के लोग हैं, वो एक साथ इकट्ठे ही निर्णय लेते हैं। जो ऐतिहासिक रूप से चला आ रहा था, जहां एक की संख्या ज्यादा थी, दूसरे की संख्या कम थी, वहां संख्या को बदलने की आवश्यकता क्यों लगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर आवश्यकता को जस्टिफाई भी किया जाता है तो कम से कम जस्टिफाई उन सीमाओं में करना चाहिए जो सीमाएं बड़ी स्पष्ट थी, और वो थी कि जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं, कहीं पर बड़ी सड़क है, कहीं पर नाला है, कहीं पर कोई और प्राकृतिक कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर हमने नेचुरल बाउंड्रीज मानी है हमेशा से, उनको क्यों वायलेट किया जा रहा है, उनको क्यों पीछे छोड़कर उनको क्यों पार किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर उससे कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होता, कोई जायज लक्ष्य पूरा होता, तो बात समझ में भी आती कि एक्सेप्शंस हर रूल के होते हैं। लेकिन जहां ऐसा नहीं है कोई लक्ष्य, वहां पर इन्हें क्यों फांदा जा रहा है और क्यों इनको बदला जा रहा है। एक और बात थी कि ये कहा गया था कि हमने जो परसिमन करना है वो 65,000 की जनसंख्या पर करना है। 10% ज्यादा हो सकता है, 10% कम हो सकता है। 10% पर जो ओवरऑल संख्या है 65,000 की, हमको वही मानकर, अपना लक्ष्य मानकर चलना है। तो आज देखने को क्या मिल रहा है, कहीं पर 37,000 रह गए हैं और कहीं पर 80,000 हो गए हैं। तो आने वाले वक्त में जो 80,000 की दायित्व जिसको सौंपा जाएगा, वो कैसे काम करेगा, जबकि 37,000 वाला दायित्व को सौंपा जाएगा, वो उतनी धनराशि में या उतने संसाधन में बेहतर काम कर पाएगा, जबकि 80,000 वाला बेचारा इसी बात पर रोता रहेगा कि मेरे संसाधन मुझे बहुत कम दे दिए गए हैं। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि हमने ये सारे मुद्दे रखे हैं, समिति के सामने ये सारे मुद्दे रखे हैं, और हमने इसमें पक्षपात नहीं किया। हमने कहीं ये सोच कर नहीं किया कि ऐसा हो जाए तो हम जीत जाएंगे, ऐसा हो जाए तो हम हार जाएंगे। हार और जीत तो जब चुनाव की घोषणा होगी, तब हम अपने बलबूते पर, अपने कार्यकर्ता के सहारे, अपनी जनता को साथ लेकर हम चुनाव में बहुत सशक्त रूप से उतरेंगे। आज व्यवस्था का प्रश्न है, और आज सूझबूझ के साथ और आज बड़ी सिंसेरिटी के साथ हम व्यवस्था पे ये सवाल रख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो कि इसको अनदेखा करके और इसको ना मानते हुए कोई ऐसा निर्णय लिया जाए जिस निर्णय को, जो हमारी कानूनी व्यवस्था है या जो हमारा संविधान में व्यवस्था है, उसके होते हुए हम फिर बेबस हो जाएं और हम कुछ कर ना पाए। ये बहुत घोर अन्याय होगा दिल्ली के साथ, दिल्ली प्रदेश के साथ, और इसलिए इस बात में हमने कष्ट दिया। आप यहाँ आए, हम इसके बड़े आभारी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।